नमस्कार बंधुओं। आज प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्यकालीन व्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और उसके बाद फिर प्रांतीय स्तर और ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था थी। और आज जो विशेष अध्ययन लेकर के आए हैं वो है मौर्यकालीन प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी मौर्यकालीन जो सुरक्षा प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और इसके अध्ययन के अंतर्गत जो बात करेंगे वो दो भागों में बांटकर हम बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी सैन्य व्यवस्था या सैन्य संगठन किस प्रकार का था, और उसके बाद मौर्यकालीन व्यवस्था के अंतर्गत किलों की व्यवस्था बहुत ही विशिष्ट थी, अलग प्रकार की थी, जिसका उल्लेख विभिन्न इतिहासकारों ने किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो अध्ययन प्रस्तुत हम कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र खास तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाया गया है, उसमें जो उल्लेख मिलता है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो यूनानी लेखक हैं, वैसे तो बहुत से यूनानी लेखकों ने मौर्यकालीन व्यवस्था का वर्णन किया है, लेकिन उसमें से सबसे खास जो मुझे लगा वो प्लूटार्क का लगा। प्लूटार्क ने जो है सैन्य सुरक्षा के बारे में क्या बात की है, और इसके बाद मनु ने किस तरीके से उसको देखा है और किस तरीके से उसको बताया है, उल्लेख किया है अपनी पुस्तक के अंदर, अपनी मनुस्मृति के अंदर। इसके बाद देखेंगे कि जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने कि बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, और उसके बाद उन्होंने सैन्य सुरक्षा के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। इसके बाद कर्टियस एक और जो है इतिहासकार हैं, इन्होंने भी सैन्य व्यवस्था के बारे में बात की है, वर्णन किया है। तो इन सभी इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों के अंतर्गत किस तरीके से मौर्यकालीन सुरक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है, उनका सार तत्व ग्रहण करते हुए हम ये विवेचन आज करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का सैन्य संगठन मौर्यकाल के अंतर्गत था। तो मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, उस सैन्य व्यवस्था को राज्य का एक आवश्यक अंग समझा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के जिन अंगों का वर्णन किया है उनमें से सेनापति को एक प्रमुख अंग माना है, या सेना को प्रमुख अंग माना है। और सेनापति जो होता था वो राजा की मंत्रिमंडल का प्रमुख व्यक्ति होता था, अमात्य होता था या महामात्र होता था, जो उस पूरी सैन्य व्यवस्था को देखता था। और इस सेनापति को कौटिल्य अर्थशास्त्र में उल्लेख करते हैं कि 48,000 पण, उसमें की मुद्रा थी पण, 48,000 पण उसको प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके बाद जब युद्ध होता था तो युद्ध में जैसे कई स्थानों पर युद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका युद्ध का नेतृत्व करने के लिए समर भूमि में जो अधिकारी भेजे जाते थे, जो कमांडर होते थे, वो नायक कहलाते थे। और इन नायकों को 12,000 पण प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसा कर्टियस भी स्वीकार करते हैं, और खासतौर से ये अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है इसका। और इसके बाद ये कौटिल्य ये स्पष्ट करते हैं कि पूरी सेना को संगठित रखने के लिए, उसके क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए एक 30 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। वो 30 सदस्यीय समिति जो है उसको अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे, और वो उन दायित्वों का निर्वहन करते थे, और इस तरीके से पूरा सैन्य संगठन एक सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में चलता था। राजा जो होता था इन सब के ऊपर स्वामी होता था। राजा अपनी आवश्यकता को बताता था, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता था, अपने उद्देश्यों और मिशन को बताता था सेना को, और सेना उसी तरीके से क्रियान्वयन करती थी।
तो ये ऐसा उल्लेख विभिन्न ग्रंथों के अंदर हमको मिलता है। खासतौर से प्लूटार्क जो है वो स्पष्ट करते हैं कि राजा सेना को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखना चाहता था और उसको समय समय पर विशेष निर्देश दिए जाते थे, भर्ती इत्यादि से संबंधित, प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित, और नई नई योजनाएं बताई जाती थी, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो ये जो समिति थी, ये समिति 30 सदस्यों की थी। ये कभी कभी सेनापति के नेतृत्व में या उसकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया करती थी और उसमें निर्णय लिए जाते थे कि सेना को किस तरीके से कार्य करना है। अब ये जो 30 सदस्यीय समिति थी, इसमें इस समिति को भी 6 उप समितियों में बांटा गया था और प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य रखे गए थे जिनको अलग अलग कार्य सौंपा गया था। और अब हम देखेंगे कि आखिर ये 6 समितियां कौन सी थी और किस प्रकार कार्य करती थी। तो सबसे पहले देखेंगे जो पैदल सेना थी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मौर्यकालीन सेना थी, खासतौर से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की जो सेना थी, वो चतुरंगिणी सेना कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चतुरंगिणी। चतुरंगिणी सेना इसलिए कहलाती थी कि इसके 4 प्रमुख अंग हुआ करते थे। यद्यपि कुछ स्थानों पर वर्णन मिलता है कि 5वां भी एक अंग था जो नौसेना के रूप में था। चलिए उस पर आगे बात करेंगे। तो जो पैदल सेना थी वो प्रथम उप समिति इस कार्य को देखती थी। यानी पहली जो सब कमेटी बनाई गई थी वो पैदल सेना को देखती थी, उसके सारे कार्य को। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो पंत्याध्यक्ष कहलाता था। यानी पैदल सेना जो है वो पंत्याध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करती थी। उसी के वो पैदल सेना का एक तरीके से कमांडर होता था और जो ऊपर से आदेश मिलते थे उसी के अनुसार वो पैदल सेना को तैयार करते थे, प्रशिक्षण देते थे और उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इनकी संख्या जो है, पैदल सेना की संख्या 6 लाख से भी अधिक बताई है। यानी कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख से अधिक सैनिक थे, ऐसा माना गया है। तो ये पहला भाग था सेना का। चतुरंगिणी सेना का जो पहला अंग था वो था पैदल सेना, जिसका प्रथम समिति जो है, प्रथम उप समिति उसको देखती थी, पंत्याध्यक्ष उसका पूरा नेतृत्व करता था। दूसरी जो समिति थी वो थी हैदल। इन पैदल, हैदल, रथदल और गजदल, ये 4 प्रमुख अंग हुआ करते थे। तो हैदल अर्थात अश्वदल, घुड़सवारों की सेना। घुड़सवारों की सेना जो है वो द्वितीय उप समिति के द्वारा देखी जाती थी। पूरा का पूरा कार्य इसी के द्वारा देखा जाता था और इसका जो अध्यक्ष होता था उसको अश्वाध्यक्ष कहते थे। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की व्यवस्था करना, घोड़ों से प्रशिक्षण देना और घुड़सवारों को तैयार करना, उनके लिए नियम निर्धारित करना, विभिन्न तरीके की व्यवस्था करना, ये सारा का सारा काम अश्वाध्यक्ष का होता था। उल्लेख मिलता है कि 30,000 से अधिक अश्वदल था चंद्रगुप्त की सेना में, 30,000 से ज्यादा था। तो ऐसा माना गया। ये दूसरी समिति थी और ये दूसरी सेना का दूसरा अंग था। तीसरा अंग जो था वो था रथदल। रथदल यानी रथों की सेना हुआ करती थी। और तृतीय उप समिति इस कार्य को देखती थी। यानी हर उप समिति के अंदर 5 सदस्य हैं, आपको पहले ही बताया गया है। और वो 5 सदस्य की जो एक सब कमेटी है वो इस भाग को देखती थी और इसका जो अध्यक्ष कहलाता था वो कौटिल्य के अनुसार उसको रथाध्यक्ष था। और इसकी संख्या 8,000 से अधिक मानी गई है कि रथों की संख्या 8,000 से ज्यादा थी, ऐसा माना गया है। और उसके बाद जो चौथा दल था स्थल सेना का वो था गजदल। चौथी उप समिति इसकी व्यवस्था करती थी। गजदल का मतलब हाथियों का दल, हाथियों की सेना। यानी मौर्य काल के अंदर हाथियों की सेना भी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी।
हस्ताध्यक्ष जो होता था वो इस सेना का पूरा नेतृत्व करता था। सभी प्रकार का प्रशिक्षण, पहलवानों की व्यवस्था करना, महारतों की व्यवस्था करना और हाथियों को प्रशिक्षण देना, सैनिकों को प्रशिक्षण देना, उपयोग का तरीका बताना, सारा का सारा काम जो है वो हस्ताध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाता था। इनकी संख्या जो है वो अर्थशास्त्र में 9000 के आसपास मिलती है। ऐसा लिखा हुआ है कि ये सेना लगभग 9000 के आसपास। तो इस तरीके से ये 4 प्रमुख अंग थे, इसीलिए इसको चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। अब बात करते थे कि जो 6 समितियां थी, उन 6 समितियों में जो 5वीं समिति थी वो सैन्य आपूर्ति का काम देखती थी। यानी सेना से संबंधित जो भी रसद पहुंचानी है, चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे वो शस्त्रों से संबंधित हो, चाहे वो घोड़ों या हाथियों से संबंधित हो, या वस्त्रों से संबंधित हो, किसी भी तरीके की वेशभूषा से संबंधित हो, किसी भी तरीके तो वो जो व्यवस्था है वो इसके द्वारा की जाती है और वो अध्यक्ष जो है इस व्यवस्था को देखते थे। इसके बाद जल सेना, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य काल में जल सेना भी थी, और ये जल सेना जो थी वो षष्ठम समिति के द्वारा इसको देखा जाता था, निगरानी की जाती थी, पूरा संचालन किया जाता था, और नवाध्यक्ष जो होता था वो इसको नियंत्रित करता था पूरी तरीके से। यानी जल सेना भी मौर्य काल में थी जिसका नवाध्यक्ष होता था, ऐसा उल्लेख कई पुस्तकों में मिलता है। प्लूटार्क ने भी ऐसा उल्लेख किया है, कर्टियस भी इस बात को स्वीकार करते हैं, और कौटिल्य ने तो अपने अर्थशास्त्र में इसको लिखा ही है। तो इस तरीके से ये 6 उपसमितियां थी, और 6 उपसमितियों के 5-5 सदस्य अलग अलग हुआ करते थे जो पूरा कार्य देखते थे, और इन 6 समितियों के सदस्यों से मिलकर एक समिति बनती थी, वो थी 30 सदस्यों की समिति, और ये समिति सेनापति के नियंत्रण में होती थी। सेनापति समिति को आदेश देता था, समिति अपने अपने विभाग में जाकर कार्य करना शुरू कर देती थी। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो पूरी का पूरी सेना का जो संगठन था वो बहुत ही सुव्यवस्थित था। अब आगे बात करते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा जो है वो राज्य का संरक्षक होता है, और मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में स्वीकार किया है कि राजा जो है वो राष्ट्र को बनाए रखने के लिए होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर तरीके की व्यवस्था देखे, और सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के लिए वो ये उल्लेख करते हैं मनु कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को भी समर्पित कर दे, चांद पर खेल जाए, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करे। इसका मतलब ये था कि राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो राज्य की रक्षा करे, और उसके लिए वो हर समय सेना को तैयार रखता था, और सेना जो है हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती थी। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सेना उस समय किस किस प्रकार के युद्ध लड़ती थी। तो जो राजा होता था, राजा जो है वो युद्ध किस प्रकार का होगा, कैसे लड़ा जाएगा, उसकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार करता था, और वो रणनीति अपने सेनापति को बताता था। सेनापति उस रणनीति को क्रियान्वित करते थे, और फिर युद्ध लड़ा जाता था। और युद्ध में सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता था वो होता था शत्रु की सेना को नष्ट कर देना और विजय श्री प्राप्त करना। ये उद्देश्य हुआ करता था मौर्य काल के अंदर। तो इस उद्देश्य की, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि शत्रु की सेना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, शत्रु को पराजित कर दिया जाए और क्षेत्र को जीत लिया जाए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो युद्ध लड़े जाते थे वो 3 प्रकार के युद्ध होते थे। तो इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध का प्रकार था वो था प्रकाश युद्ध। पहली प्रकार का जो युद्ध था वो प्रकाश युद्ध था, और इस युद्ध को वैधानिक युद्ध माना जाता था, यानी इस युद्ध को सही युद्ध माना जाता था। और ये युद्ध था क्या कि किसी भी शत्रु के खिलाफ
पहले युद्ध की घोषणा करें और शत्रु को कहें कि आप तैयार रहिए युद्ध के लिए, हम युद्ध करने वाले हैं, और उसकी अगर आवश्यक हो और अगर निश्चित कर लिया गया हो तो समय और स्थान भी बताया जाए कि हम किस समय यानी किस तारीख को, किस दिन या किस स्थान पर युद्ध होगा। अगर इस तरीके की घोषणा करने के बाद युद्ध होता है तो वह प्रकाश युद्ध कहलाता था मौर्य काल के अंदर, और इस युद्ध को वैधानिक युद्ध माना जाता था। इसको एक राज्य की आवश्यकता समझा जाता था। दूसरा युद्ध था कूट युद्ध। कूट युद्ध का मतलब था कि धोखा देना। वो धोखा किसी प्रकार का हो सकता है, यानी छोटी सेना के छोटे दल को एक विस्तृत क्षेत्र में फैला देना और बड़ी सेना दिखाना है। एक तरफ से युद्ध की ललकार करना, उद्घोष करना, और दूसरी तरफ से पीछे से आक्रमण करवा देना। किसी शत्रु की सेना की किसी टुकड़ी की लूट मार कर लेना, उसके शस्त्र छीन लेना, किसी अन्य तरीके का धोखा देना। ये इस तरीके से जो युद्ध लड़े जाते थे, इस युद्ध को कूट युद्ध कहते थे। यानी जो पूरी तरीके से षड्यंत्र पर आधारित होते थे, धोखाधड़ी पर आधारित होते थे और चकमा देने पर आधारित होते थे, ऐसे युद्धों को कौटिल्य जो है वो कूट युद्ध की संज्ञा देते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का युद्ध था। तीसरे प्रकार का युद्ध था तूषणी युद्ध। तूषणी युद्ध जो है सबसे निम्न कोटि के युद्ध माने जाते थे, और इसमें ये होता था कि किसी शत्रु पक्ष के किसी व्यक्ति को जहर दे देना, या दूसरे पक्ष से आए राजदूत को या किसी अन्य संदेश वाहक को जहर दे देना, औषधि के अंदर कोई ऐसी वस्तु खिला देना जो उसके स्वास्थ्य को खराब कर दे, अथवा वो जान से मारा जाए, अथवा शत्रु सेना के कुछ लोगों को बेहोश कर देना किसी अन्य माध्यम से। तो इस तरीके का जो होता था, जिसमें छल कपट के साथ साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होता था, और शत्रु को बुरी तरीके से कमजोर कर देना, चाहे उसको भौतिक दृष्टि से कमजोर पहुंचा देना या मानसिक दृष्टि से कमजोर कर देना, और उसके बाद उस पर अनायास आक्रमण कर देना और बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देना उसको। तो ये कहलाता था तूषणी युद्ध। यानी ये तीन प्रकार के युद्ध मौर्य काल के अंदर लड़े जाते थे। तो अभी तक मैंने आपको बताया है सैन्य व्यवस्था के बारे में। अब इसके बाद बात करेंगे मौर्यकालीन दुर्ग व्यवस्था के बारे में, क्योंकि तभी हमारा प्रतिरक्षा की प्रणाली जो है तभी समझ में आएगी, तभी पूरी होगी। आइए अब बात करते हैं दुर्ग व्यवस्था की। यानी कि मौर्य काल के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली थी वो दो महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई थी। एक तो सैन्य व्यवस्था थी और दूसरी दुर्ग व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, और अब दुर्ग व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से दुर्ग की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कौटिल्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि मौर्य काल के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा करने के लिए किलों की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए राजा का दायित्व था कि किलों की समुचित व्यवस्था करे, और इसीलिए दुर्ग को कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य का एक आवश्यक अंग बताया है। और जो केंद्रीय व्यवस्था बनाई जाती थी मौर्य काल के अंदर, उसमें जो मंत्रिमंडल होती थी, उस मंत्रिमंडल में एक अमात्य या महामात्र के रूप में रखा जाता था व्यक्ति, जो कि किलों की सारी व्यवस्था को देखता था, और उसका जो पद था वो अंतपाल का पद होता था। अर्थात अंतपाल का पद मौर्य काल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण था, जो पूरे राज्य की किले की व्यवस्था को देखता था। इसके बाद अलग अलग किले की सुरक्षा के लिए और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए किलेदार हुआ करता था, जो पूरे किले की व्यवस्था को देखता था, और सभी किलों की व्यवस्था को कौन देखता था? अंतपाल देखता था, या दुर्गपाल जिसको कह सकते हैं।
तो उनके द्वारा देखी जाती थी। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर मौर्य काल के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के किले हुआ करते थे, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रकार के जो किले होते थे उन्हें औदक दुर्ग कहते थे। औदक दुर्ग, ये औदक दुर्ग इस प्रकार के होते थे, या तो वो प्राकृतिक जल से घिरे रहते थे, या फिर वो दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाइयां खोदी जाती थी और उन खाइयों में जल छोड़ दिया जाता था, जिससे कि शत्रु आसानी से प्रवेश न कर सके। ऐसे दुर्गों को औदक दुर्ग कहा जाता था। दूसरे प्रकार के जो दुर्ग थे वो पर्वत दुर्ग या गिर दुर्ग कहलाते थे, जो खास तौर से पहाड़ियों पर या कंदराओं में स्थित होते थे या घाटियों से घिरे होते थे, जहां पर शत्रु का पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। और ये प्रायः ऊंचाई पर बनाए जाते थे, जिससे कि शत्रु अगर किले के आसपास आ भी जाता है तो वहां तक चढ़ न सके, और यदि पता लग जाए किलेदार को तो वो किले पर अपनी सेना ऊपर भेज दे और वहां से उनके ऊपर आक्रमण किया जा सके, ताकि शत्रु जो है वो किले में प्रवेश न कर सके और किले को न लूट सके। तो ऐसे किले जो है वो पर्वत दुर्ग या गिर दुर्ग कहलाते थे, जो कंदराओं से, घाटियों से और पहाड़ियों से घिरे रहती थी। ऐसे दुर्ग। तीसरे थे धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग ऐसे स्थानों पर बनाए गए थे जहां चारों तरफ जल होता था और बीच में कोई द्वीप होता था, और उस द्वीप के चारों तरफ तमाम झाड़ियां, पेड़ पौधे इत्यादि होते थे। तो प्रायः इस तरीके के जो दुर्ग थे या किले थे वो ऐसा ज्ञात होता है कि जो नौसेना थी उसके लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि नौसेना जो है वो जल में ही रहती थी और जल परिवहन करती थी। तो ऐसे लोगों को स्थल पर ठहराने के लिए इस तरीके के दुर्ग बनाए गए थे जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो ये कहलाते थे धानवन दुर्ग। इसके बाद थे वन दुर्ग। वन दुर्ग जो होते थे वो बीहड़ों में बनाए जाते थे, जंगलों में बनाए जाते थे। नदियों के किनारे जो दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं तमाम, जहाँ पर जहरीले जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे, ताकि उन जंगलों के माध्यम से शत्रु जो है वो राज्य में प्रवेश न कर सके और किसी तरीके की क्षति न पहुंचा सके। तो इनमें से बहुत से दुर्ग ऐसे थे जो सीमांत प्रदेश में बनाए गए थे, सीमांत क्षेत्र में बनाए गए थे, ताकि सीमाओं की रक्षा की जा सके। तो ये दुर्ग जो थे वो वन दुर्ग कहलाते थे, जो जंगलों में बने हुए थे, बीहड़ों में बने हुए थे। अगले प्रकार के जो दुर्ग थे वो निरदुर्ग कहलाते थे। निरदुर्ग, मनु ने निरदुर्गों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता बताई है और ये कहा है कि ये बहुत आवश्यक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि महाभारत काल में भी निरदुर्ग हुआ करते थे जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अब निरदुर्ग थे क्या? निरदुर्ग जो है वो ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहां पर जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन है उसे आसानी से भंडारित किया जा सके, उनका भंडारण किया जा सके। तो यहाँ पर तमाम तरीके का साजो सामान, अन्न, औद्योगिक उत्पादन, बहुत सारी चीजें जो है वो भंडारण के रूप में रहती थी और उनकी रक्षा के लिए ये दुर्ग बनाए जाते थे जिसमें अंदर सभी तरीके का सामान रहता था और पूरे राज्य के अंदर इस सामान की सप्लाई की जाती थी परिवहन के द्वारा। तो इन किलों का बहुत महत्व था क्योंकि पूरी प्रजा और पूरा राजघराना इस पर आश्रित था। सभी तरीके की वस्तुएं यहाँ पर रखी जाती थी। तो ये निरदुर्ग कहलाते थे। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि मौर्य काल के अंतर्गत कितने प्रकार के दुर्ग हुआ करते थे, तो आपका उत्तर होगा कि 5 प्रकार के दुर्ग होते थे जिनको आप आसानी से बता सकते हैं। औदक दुर्ग थे, पर्वत दुर्ग या गिर दुर्ग कहलाते थे, धानवन दुर्ग, उसके बाद वन दुर्ग और निरदुर्ग। तो ये 5 प्रकार के दुर्ग हुआ करते थे। अब ये श्रेणी थी 5 प्रकार की
जो उनकी संरचना और स्थिति के आधार पर थी। अब इसके बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो है वो कौटिल्य स्वीकार करते हैं कि 3 प्रकार के दुर्ग थे, यानी छोटे दुर्ग, मध्यम दुर्ग और बड़े दुर्ग, इस तरीके से। और बड़े दुर्गों में कौटिल्य ये स्वीकार करते हैं कि सबसे बड़ा दुर्ग जो है वो राजधानी का दुर्ग था, यानी पाटलिपुत्र का दुर्ग था मगध क्षेत्र के अंदर। और ये कहते हैं कि इन दुर्गों की श्रेणी के आधार पर, कौन सी श्रेणी, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, मध्यम या तृतीय श्रेणी की बताई गई है, उसके आधार पर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग होती थी। और ये प्रशासनिक व्यवस्था छोटे से बड़े स्तर तक होती थी। कौटिल्य ने खास तौर से पाटलिपुत्र का वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर। और उस पाटलिपुत्र में जो पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, उसके आधार पर पाटलिपुत्र की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं। इधर अगर देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने क्या किया, 1926-27 में खुदाई करवाई पाटलिपुत्र की, जिसमें बुलंदी बाग, जो वर्तमान गांधी मैदान और उसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। और उस खुदाई के आधार पर बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं कि यहाँ पर लकड़ी की दीवार हुआ करती थी और विभिन्न प्रकार की बातें वहां से स्पष्ट हुई हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर कौटिल्य जो है वो पाटलिपुत्र के किले के बारे में क्या क्या बताता है, हमको क्या क्या खास बातें बताता है। तो पाटलिपुत्र का जब वो वर्णन करता है तो सबसे पहले बताता है उसका क्षेत्र जो है लगभग 9.5 मील लंबाई बता रहे हैं और 1.5 मील लगभग चौड़ाई उसकी थी, यानी इतने बड़े क्षेत्र में पाटलिपुत्र नगर फैला हुआ था, जो एक किले के रूप में था। और उसके चारों तरफ जो है वो 600 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई खुदी हुई थी, जिससे कि शत्रु आसानी से प्रवेश न कर सके। 60 फीट की खाई इसलिए रखी गई थी कि यदि कोई शत्रु घोड़े पर सवार होकर आता है तो घोड़ा कितनी भी छलांग लगाए वो दूसरी तरफ न पहुंच पाए, खाई में गिर जाए, इसलिए ये बनाया गया था। और उसके बाद मुख्य द्वार उसका बनाया गया था, जहां पर एक लकड़ी का जाल लगा होता था। जब कभी शत्रु प्रवेश करने की चेष्टा करता तो उस जाल को खड़ा कर दिया जाता था, जिससे कि वो 60 फीट चौड़ी खाई जो है वो खुल जाती थी और फिर वो प्रवेश नहीं कर सकता था, शत्रु जो है वो किले के अंदर नहीं जा पाता था। तो ये खाई बनाई गई थी, ये महत्वपूर्ण बात थी चारों तरफ। और जो परकोटा, यानी पूरे नगर का जो परकोटा या चार दीवारी बनाई गई थी, जो दीवार बनाई थी वो लकड़ी की दीवार थी। अब ये लकड़ी की दीवार क्यों बनाई गई थी, इसमें क्या खास विशेषता थी, ये हो सकता है कि इसलिए बनाई गई हो ताकि जो सैनिक ऊपर किले के रहते हैं बुर्जों के अंदर, उनको बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी गर्मी का आभास न हो, या कोई अन्य ऐसा विशेष कारण रहा होगा। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अब ये जो किला बनाया गया था, इसमें 570 बुर्ज बनाए गए थे, यानी किले में बुर्ज बनाए जाते थे। और बुर्ज का मतलब था एक स्थान को ऐसे ऊंचा कर दिया जाता था और बीच में गैप रखा जाता था, तो वहां पर आड़ में बैठ करके सैनिक आसानी से आक्रमण कर सकते थे। तो ये बुर्ज बनाई गई थी। और पूरे के पूरे किले के अंदर 64 द्वार बनाए गए थे, ऐसा वो उल्लेख करते हैं मेगस्थनीय या कौटिल्य। तो कौटिल्य ये कहते हैं 64 द्वार बनाए गए थे। इन 64 द्वारों से प्रवेश किया जा सकता था और प्रत्येक द्वार पर, दरवाजे पर द्वारपाल हुआ करते थे। और द्वारपालों के अलावा सैनिकों की टुकड़ियां हर समय तैयार रहती थी ताकि कोई शत्रु प्रवेश न कर जाए। अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो तो वो संघर्ष कर सके। इसके बाद ये बताया गया है कि जो ये 1926-27 ईस्वी में खुदाई करवाई गई है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा, उसमें 2 पंक्तियों में स्तंभ मिले हैं, यानी कि जो दीवार बनाई गई थी वो स्तंभों पर आश्रित थी और उसकी 2 पंक्तियां थी। कहने का तात्पर्य यह है कि दीवार काफी मोटी रही होगी, जिससे कि
शत्रु उसे आसानी से ना तोड़ सके। और ये बताया गया है कि यह पता चला है कि जो स्तंभ लगे हुए थे उनके बीच की दूरी 14 फीट थी, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा बताया गया है। और साथ ही ये बताया गया है कि जब ये खुदाई की गई तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भग्नावशेष मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि यहाँ पर लकड़ी की दीवार हुआ करती थी। और जो खुदाई में बहुत सारी और भी चीजें मिली हैं जिससे उस दीवार की नींव के बारे में पता चलता है, गहराई के बारे में, चौड़ाई के बारे में बहुत सी सूचनाएं या जानकारियां मिली हैं। अब ये जो किले होते, ये पाटलिपुत्र के किले की विशेषता थी। जो अन्य किले थे उनकी भी इसी तरीके की विशेषताएं हुआ करती थी, लेकिन उनका प्रकार जो मैंने पीछे भी 5 प्रकार के बताया वो अलग अलग तरीके के थे, अलग अलग स्थानों पर। अब बताएंगे कि किले के अंदर जो प्रवेश करने के रास्ते थे, कहां से प्रवेश किया जा सकता था। तो एक तो रास्ता होता था मुख्य द्वार, यानी कि वो जो 64 द्वार बनाए गए थे हैं, वो द्वार थे। और एक मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार से खासतौर से प्रवेश किया जाता था। उसके बाद जल द्वार। जल द्वार का तात्पर्य क्या है कि वो जो खाई बनाई गई थी, जो 60 फीट चौड़ी खाई बनाई गई थी, उन खाइयों को भी अंदर जोड़ा गया था किले के साथ। और ये बताते हैं इतिहासकार कि सोन नदी का पानी इसमें छोड़ा जाता था। सोन नदी का पानी इस खाई में छोड़ा जाता था और उसमें नावें चलाई जाती थी। और उस नाव के जरिए अगर अनुमति मिलने पर कोई भी उस नाव के जरिए अंदर किले में जा सकते थे और किले से बाहर आ सकते थे। किसी भी तरीके की शत्रु आक्रमण की आशंका होने पर ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और तीसरे तरीके के जो जाने के रास्ते थे किले में, वो सुरंगें हुआ करती थी, यानी गुप्त रास्ते हुआ करते थे। और ये केवल गुप्तचरों को या कुछ विशेष लोगों को ही मालूम होते थे। और ये ऐसे रास्ते थे कि जो दूर जाकर के निकलते थे, कभी कई कई मील दूर जाकर के जंगलों में एक गुफा सी होती थी और वहां से सुरंग बनाई जाती थी और फिर किले के अंदर प्रवेश कर सकते थे। लेकिन ये जो सुरंग द्वार थे वो हर एक को मालूम नहीं थे, कुछ विशिष्ट लोगों को ही मालूम थे। तो इस तरीके से ये दुर्ग व्यवस्था थी मौर्य काल की। अब इन दुर्गों की रक्षा के लिए जो लोग रखे जाते थे वो थे, जो रक्षक थे वो शबर, पुलिंद, चांडाल और वनचर, ऐसे लोगों में से खूंखार लोग जो होते थे उनको भर्ती किया जाता था, जो अच्छी तरीके से तलवार चला सकते थे, अच्छी तरीके से धनुष बाण चला सकते थे, अच्छी तरीके से घुड़सवारी कर सकते थे और बलिष्ठ होते थे। ऐसे लोगों को, जो विशेष समुदाय के लोग होते थे, जो बहुत लड़ाकू होते थे, खूंखार होते थे, ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता था किले की रक्षा के लिए। और ये सारा काम अंतपाल के निर्देशन में होता था। अब जो राजा होता था, राजा की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे किले की और पूरे राज्य की रक्षा करे। तो राज्य की रक्षा करने के लिए जो तरीके अपनाता था राजा, कौटिल्य ने उन तरीकों की व्याख्या की है। और ये तरीके थे उपजाप, अपसर्प, वामन, पर्युपासन और अनुमत, अवमत। ये जो 5 तरीके थे, यानी 5 तरीके बताए गए हैं राजा को कि इन 5 तरीकों के आधार पर राजा जो है वो राज्य की रक्षा करता है। इन 5 तरीकों में ये है कि वो हमला करे, चढ़ाई करे, शत्रु को रौंद दे, नष्ट कर दे, शत्रु को घेर ले, शत्रु को समर्पण करने पर विवश कर दे, शत्रु की सेना को कमजोर कर दे, उसको लूट ले। ये सारे तरीके इनमें बताए गए हैं। इन तरीकों के आधार पर राजा जो था मौर्य काल का, वो सर्वशक्तिशाली राजा कहलाता था। और वो सर्वशक्तिशाली राजा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था थी और एक व्यवस्थित दुर्ग व्यवस्था थी। तो ये थी जानकारी मौर्यकालीन प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण
व्याख्यान आपके लिए हम लाते रहेंगे। अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।